डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अगेन बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बफर सॉल्यूशन के मैंने 3-4 वीडियो पहले से अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद में वो जरूर देखें ताकि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आज अपन बात करेंगे बफर सॉल्यूशंस की, किसकी सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन की। मींस बफर सॉल्यूशन को हम कहां यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में यूज करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में अपन यूज करते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी प्लेलिस्ट लगा रखी है मैंने, जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के आपके प्लेलिस्ट लगा रखी है, जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। वो वीडियोस यदि आपकी यूजफुल होंगे तो आप जरूर उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और ताकि उस वीडियोस को देखें ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सके। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे अपन बफर सॉल्यूशन का। बफर सॉल्यूशन जैसा कि आपको पता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जो पीएच को क्या करेगा, चेंज होने से रेजिस्टेंस करेगा। मतलब ए सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच नोन एज बफर सॉल्यूशन। ये और इसके बारे में, इसका बफर एक्शन, जितने भी सारी चीज थी, पीएच और बफर, ये सारी चीज मैं पढ़ा चुका हूं। अब अपन बात कर रहे हैं आज, जैसा कि आपको दिख रहा है, सिग्निफिकेंस ऑब्लिक मैंने एप्लीकेशन लगा रखा है, या यूं कहूंगा मैं एक वर्ड और लिख देता हूं, रोल। मतलब बफर का क्या रोल होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, या इसका काम क्या होता है, इन सभी का मतलब एक ही है। मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में या जिसमें भी जहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, वो मैं आज कंप्लीट सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, और साथ में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो भी चीज बताऊंगा। तो आप देखना, आप लोग, पहला है इसका जो यूज है, आप देखेंगे पहला यूज है फ्रेंड्स इन फार्मेसी, जो हम मेनली अपन कंसंट्रेट करेंगे फार्मेसी में। इसका क्या एप्लीकेशन है। सिमिलरली इसका यूज रहता है फूड इंडस्ट्री में, मतलब खाने में, जो खाने की जो प्रिपरेशन या फूड आइटम्स होते हैं उनको लिए अपन कौन कौन से कहां कहां यूज करते हैं एज ए बफर। फिर डाइंग इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, डाइंग का मतलब डाई करना, कलर करना, वहां पे इसका क्या यूज होता है, मींस बफर सॉल्यूशन का। फिर नेक्स्ट आता है ये क्या, प्रिंटिंग इंडस्ट्री। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसको अपन किस तरह से यूज करेंगे वो चीज बात करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कौन सा, मेटल इंडस्ट्री, मतलब धातु जिसको बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की इंडस्ट्री में इसको अपन कैसे यूज करते हैं, मींस इसको बफर सॉल्यूशन को। फिर नेक्स्ट आता है ग्लू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो चिपकाने की चीजें होती है, ग्लू जैसे फेविकोल वगैरह होता है, उसकी बात करेंगे। फिर एक नेक्स्ट आता है लेदर इंडस्ट्री, मतलब चमड़े में कहां या चमड़े के उद्योग में कहां काम आता है बफर सॉल्यूशन, किस तरह से काम आता है, ये अपन बात करेंगे। ये मोटे मोटे तौर पे ये आपके पॉइंट्स रहेंगे। अब अपन बात करते हैं फार्मेसी की। फार्मेसी में हम इसको कैटेगराइज करेंगे फ्रेंड्स। पहला पॉइंट रहेगा इसका सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी कैसे मेंटेन करेगा, सॉल्युबिलिटी में किस तरह से रोल प्ले करेगा। दूसरा पॉइंट रहेगा इसका कलर का। कलर का मतलब हम फार्मेसी में कलर को कैसे मेंटेन करेंगे, बाय यूज ऑफ डिफरेंट बफर्स। नेक्स्ट आता है कौन सा, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चाहे वो ड्रग की बात करें, चाहे डोजेज फॉर्म की बात करें, किसी भी कंपाउंड की बात करें। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट कौन सा, दैट इज पेशेंट कंफर्ट। पेशेंट कंफर्ट का मतलब शायद समझ में आ गया होगा। पेशेंट का मतलब जो जिस पेशेंट को हम दवाई दे रहे हैं उसको इजी रहे, पेन हो, दर्द नहीं हो, ये चीज अपन डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आएगा कौन सा, ऑप्टिमाइजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब वो जो दवाई दी है वो दवाई परफेक्टली काम कर रही है, जिस पर्पस के लिए दवाई दी हुई है उस परफेक्टली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो हम मैनेज कैसे करते हैं, बाय मीन ऑफ यूज ऑफ बफर। वो कैसे करेंगे अभी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल लैब, मतलब जो एनालिसिस करते हैं उसमें कहां कहां किस किस तरह से काम आता है वो। और लास्ट सेवंथ पॉइंट रहेगा हमारा कौन सा, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, जिसमें आप लोग इनको बोलते हैं फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। फर्मेंटेशन में भी इसको बफर को यूज किया जाता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। डिटेल का मतलब यहाँ पे है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपन कौन कौन से पॉइंट्स को लिख के हम अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं, चाहे मैं डिप्लोमा, डिग्री, बी फार्म, किसी भी बीएससी लेवल, इन सभी की बात करूंगा, किसी भी
लेवल की बात करूंगा, उन सभी में ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरह से यूज करके अपन इसको लिखेंगे। तो अपन बात करेंगे कौन सा, पहला फार्मेसी का पॉइंट रहेगा। फार्मेसी में सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का अपन पहला बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी का पहला पॉइंट बात कर रहे हैं। कीप इन माइंड हम इंडिविजुअल पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखिएगा सॉल्युबिलिटी का मतलब कोई कंपाउंड सॉल्युबल है कि नहीं है। वो कैसे, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि पर्टिकुलर पीएच क्या करता है, उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करता है, मतलब मेंटेन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पे कंपाउंड्स का मतलब हमारा एपीआई हो सकता है, एपीआई का मतलब हमारा ड्रग हो सकता है जो दवाई में या टैबलेट या कैप्सूल इंजेक्शन व्हाटएवर जो भी होगा। और यहाँ पे कंपाउंड का दूसरा मतलब यहाँ पे अदर एक्सिपिएंट हो सकते हैं, मतलब जो अदर रहते हैं, अदर देन ड्रग जो डोजेज फॉर्म में अवेलेबिलिटी रहती है कंपाउंड्स की, उनकी बात कर रहे हैं। और ये हो गया, जैसा कि अपन एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एसिडिक पीएच में, एसिडिक पीएच में कौन सॉल्युबल रहता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ आयरन, फोस्फेट एंड बोरेट की क्या होगी, इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी। किसकी बात हो रही है, इनके सॉल्ट्स के, मतलब आयरन के सॉल्ट की, फोस्फेट के सॉल्ट की, बोरेट के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। मतलब हमें यदि इन सॉल्ट्स की किसी पर्टिकुलर जगह पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पीएच को एसिडिक साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो वो कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली दूसरा एल्कलाइन कंडीशन की बात हो रही है, एल्कलाइन पीएच पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलॉइड्स एंड एमीन्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कीप इन माइंड, डिक्रीज होने का मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो इस चीज को अपन यूज करते हैं, कहां पे यूज करेंगे, इस चीज को हम यूज करेंगे आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। जब हम एल्कलॉइड्स को हम आइसोलेट करते हैं तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन में हम उसका पीएच एल्कलाइन और एसिडिक यूज करते हैं। तो एल्कलाइन कंडीशन में उस एल्कलॉइड को हम आइसोलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया इसका किसका, सॉल्युबिलिटी को यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। तो ये हमारा एक पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा आ रहा, जैसा आपको दिख रहा है, दूसरा पार्ट आता है कलर का। कलर की बात करें तो इधर आ जाइए आप, कलर पे, कलर का हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कलर मतलब स्पेसिफिक कंपाउंड का स्पेसिफिक कंडीशन में कलर होगा, उसको हम कलर बोलते हैं। नेक्स्ट, जैसा रेड कलर ऑफ चेरी एंड रास्पबेरी सिरप इन एसिडिक मीडियम में मेंटेन रहता है। किसका, रेड चेरी एंड रास्पबेरी सिरप का एसिडिक मीडियम में इसको मेंटेन रहता है। लेकिन कीप इन माइंड, क्या इट बिकम्स कौन सा, रेड कलर येलो टू कलरलेस हो जाता है। कौन सी कंडीशन में, इन अल्कलाइन कंडीशन में। तो हमें उस सिरप को यदि हमें रेडी रखना है या तो हमें उस पर्टिकुलर सिरप का हमें क्या करना पड़ेगा, एसिडिक कंडीशन ही मेंटेन करनी पड़ेगी। मींस एसिडिक बफर ही उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, जैसा इसी का दूसरा पार्ट आ गया कौन सा, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब समझना, हम जनरली इसको एनालिसिस में यूज करते हैं। एनालिसिस में याद रखिएगा, इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हैं, जिसमें आपको पता होगा फिनोल्फ्थालीन का एसिडिक मीडियम में अलग पीएच कलर होता है, बेसिक मीडियम में अलग होता है। मतलब फिनोल्फ्थालीन याद करना, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, जैसे हम एल्कलाइन कंडीशन लेके जाते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है। सिमिलरली फिनोल सल्फोथेलिन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं जो एक डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कलर का पार्ट। क्लियर। नाउ फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे, अपन फार्मेसी की बात कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी और कलर अपन देख चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं पेशेंट कंफर्ट की। पेशेंट कंफर्ट में देखिएगा, पेशेंट कंफर्ट में देखिएगा आप लोग, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन चाहे एक्सटर्नल हो,
या इंटरनल प्रिपरेशन हो, उन सभी का पीएच एडजस्ट होना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? यदि वो नहीं होगा तो परफेक्टली तो वो पेशेंट को इरिटेशन होगा, इरिटेशन होगा तो पेशेंट दवाई नहीं लेगा, दवाई नहीं लेगा तो पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसमें देखिएगा, पहला मींस पीएच एडजस्टेड टू सुटेबल डोजेज फॉर्म, को एक पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म का पीएच एडजस्ट होना चाहिए। जैसे अपन एग्जांपल की बात करते हैं, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन का पीएच जनरली 7.4 के आसपास रहना चाहिए, जो कि ब्लड का पीएच रहता है ये। ओके, इसका जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इस पीएच को हम कौन से बफर से हम मैनेज करते हैं या मेंटेन करते हैं। जो एसीटेट बफर हो सकता है, फोस्फेट बफर हो सकता है, सिट्रेट बफर हो सकता है या ग्लूटामेट बफर हो सकता है। ये 4 बफर है जो पेरेंट्रल या इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए हम जनरली यूज करते हैं। ओके, फिर उसके बाद में जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन को हमने बात कही थी थोड़ी देर पहले, जिसमें ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन का जो पीएच रेंज है दैट इज अ वेरी वाइड रेंज 3.5 टू 10.5, जो बोरेट या कार्बोनेट बफर से हम उसको मैनेज कर सकते हैं या उसको क्लियर। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिकल बफर या टॉपिकल प्रोडक्ट, जो या ऑइंटमेंट हो सकता है, क्रीम हो सकता है, लोशन हो सकता है। अपन मार्केट से ऑइंटमेंट क्रीम बफर, ऑइंटमेंट क्रीम लोशन जो भी है वो लाके लगा लेते, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका, आपको पता होना चाहिए कि उसका परफेक्टली पीएच मेंटेन रहता है। यदि परफेक्टली पीएच मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, वहां में हमारा जो लोशन क्रीम जो भी लगाएंगे वो क्या करेगा, हमें इरिटेशन दे सकता है, हमारी स्किन को खराब कर सकता है, क्योंकि वो पीएच कैसी मेंटेन होनी चाहिए कि स्किन से कंपेटेबल होना चाहिए। वो स्किन से कंपेटेबल कौन सा हो सकता है? सिट्रेट, फोस्फेट बफर, 2 जनरली अपन इसको यूज करते हैं कुछ में टॉपिकल प्रोडक्ट्स में। फिर अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट कौन सा, ऑप्टिमाइजिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। इसमें आप लोग को देखना मींस यहाँ पे कौन सी चीज हो रही है कि ऑप्टिमम पीएच एसेंशियल होता है किसी पर्टिकुलर ड्रग को काम करने के लिए। कैसे देखना आप लोग, यहाँ पे 3 एग्जांपल बता रहा हूं मैं इस चीज का। 3 एग्जांपल कैसे है? पहला एग्जांपल है कौन, सोडियम डाइहाइड्रोजन फोस्फेट, जो मेथेनामीन सॉल्यूशन में डाला जाता है। इसकी एक्टिविटी तभी आती है जब ये इससे क्या होगा, पीएच मेंटेन किया जाएगा। सिमिलरली सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है जो जर्मिसाइडल प्रिपरेशन में डाला जाता है, और जर्मिसाइडल एफिशिएंसी तभी आती है जब इसकी सोडियम हाइपोक्लोराइट से पीएच मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट पीएच, यदि मैं बात करूं एसिडिक पीएच स्ट्रॉन्ग कंडीशन मतलब 1.5 पीएच होगा, तभी आपको पता होना चाहिए कि पेप्सिन एंजाइम काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी कंडीशन है या जो भी हमारा ड्रग है या एंजाइम है वो स्पेसिफिक ऑप्टिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी कब आएगा, जब उनकी पीएच कांस्टेंट रहेगी, एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगी, तभी वो अपना काम करेगी। ये हो गया बायोलॉजिकल ऑप्टिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट कंफर्ट सिंपल सा है, मतलब इरिटेशन ना हो, पेशेंट को सुहाता रहे, पेशेंट को अच्छा लगे, ऐसी पीएच हम मेंटेन करते हैं। ओके, जैसा आपको पता है अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, सॉल्युबिलिटी आपने कर लिया, ओके, कलर हमने कर लिया, ओके, पेशेंट कंफर्ट कर लिया, ओके, ऑप्टिमाइजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी ये कर लिया। अब हमारे पास 3 पॉइंट बचे हैं, स्टेबिलिटी, एनालिटिकल लैब एंड बायोटेक्नोलॉजिकल या फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले अपन अब ले लेते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात आ रही है तो हमारा देखेंगे स्टेबिलिटी का मतलब सिंपल सा क्वेश्चन समझना कि हम या तो ड्रग की बात करें, ड्रग का मतलब एपीआई या जो दवाई है उसकी बात करें, या डोजेज फॉर्म की मतलब कौन सी टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, पेरेंट्रल है, सिरप है, कौन सा डोजेज फॉर्म है उसकी बात होते हैं। तो इन सभी की स्टेबिलिटी के लिए पीएच जरूरी है। वो पीएच हम मेंटेन किससे करते हैं? बफर से करते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जांपल के तौर पे एस्कॉर्बिक एसिड और पेनिसिलिन दोनों की दोनों अनस्टेबल है, कौन सी कंडीशन में? एसिडिक पीएच में। मतलब हम इन दोनों डोजेज ड्रग्स का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड और पेनिसिलिन का हम यदि डोजेज फॉर्म बनाएंगे तो एसिडिक पीएच हम मेंटेन नहीं करेंगे, हम उसका बेसिक पीएच में ही, या तो बेसिक पीएच में वो भी माइल्ड फॉर्म में होना चाहिए। ज्यादा स्ट्रॉन्ग ले लेंगे तो अगेन रिएक्शन हो जाएगा, और या न्यूट्रल कंडीशन में हम लेंगे तब हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो कहने का
का मतलब ये अनस्टेबल होता है, क्लियर, एसिडिक कंडीशन में। नेक्स्ट आता है कौन सा, हमारे पास दो कंपाउंड है, सोडियम थायोसल्फेट एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड, ये दोनों के दोनों कौन से स्टेबल होते हैं इन एल्कलाइन पीएच। यदि हम इनको एसिडिक कंडीशन में लेके आ जाएंगे तो इनमें से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, SO2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे या सल्फर बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों अनस्टेबल हो जाएंगे और हम जो डोजेस फॉर्म में देंगे वो काम नहीं करेगा, मतलब ये टोटली इनएक्टिव हो जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, नाइट्राइल्स बिकम ब्राउन कलर हो जाता है एसिडिक मीडियम में। इसका मतलब यदि हम नाइट्राइल्स को हम किसी पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में रखेंगे तो हम उसका एसिडिक मीडियम नहीं रखेंगे, हम बेसिक मीडियम रखेंगे। सिमिलरली हमारे पास दो एग्जांपल और हैं, एसिड सॉल्ट्स और कार्बोनेट, इन जनरल बात कर रहे हैं। सिमिलरली एसिड सॉल्ट्स और सल्फाइड्स, यदि हम इन दोनों की कंडीशन यदि एसिडिक मीडियम रख देंगे तो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में दोनों तरह के सॉल्ट अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब एसिड सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट, एसिड सॉल्ट ऑफ सल्फाइड, दोनों के दोनों एसिडिक कंडीशन में अनस्टेबल है। मतलब हम इसको डोजेस फॉर्म में या किसी भी कंडीशन में रखेंगे तो हम बेसिक कंडीशन मेंटेन करेंगे तभी वो स्टेबल रहेगा, मतलब CO2 SO2 बाहर नहीं निकलेगा। ये हो गया स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। मींस किसी पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म या एपीआई या मींस ड्रग को हम यदि स्टेबल रखना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर पीएच पे ही स्टेबल होगा और वो पर्टिकुलर पीएच हम किससे मेंटेन करते हैं, बफर से। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बफर सॉल्यूशंस की एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस की। फिर आता मींस, देखिएगा हमारा स्टेबिलिटी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम एनालिटिकल लैब की। एनालिटिकल लैब में आप इधर आ जाइए, एनालिटिकल लैब ये समझ रहा होगा। एनालिटिकल लैब का मतलब हम इन जनरल किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, हम बात कर रहे हैं फार्मेसी इंडस्ट्री की या हमारे पर्टिकुलर कॉलेज की लैब की, उस लैब में भी यदि हम पर्टिकुलर एनालिसिस करते तो आपको पता होगा एनालिसिस जब भी हम एनालिसिस करते 99% कंडीशन में हमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है, जिसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं। कोई यदि हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं वो पीएच का बनाते हैं, पर्टिकुलर इंडिकेटर वर्किंग करते हैं, मतलब जहां पर भी हम इंडिकेटर्स की वर्किंग करते हैं, जहां पर भी इंडिकेटर्स आते हैं वहां पे हमें पीएच की जरूरत पड़ती है। वो पीएच हम कहां कैसे मेंटेन करते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन हम करते हैं या पर्टिकुलर सिंथेसिस हम करते हैं, पर्टिकुलर हम टाइट्रेशन करते हैं, पर्टिकुलर का हम आइसोलेशन करते हैं, वो सब जगह पे हमें क्या करना पड़ता है, पीएच मेंटेन करना पड़ता है। पीएच हम किससे करेंगे, बफर सॉल्यूशन से। सिमिलरली हम जब बात कर रहे हैं टाइट्रेशन की, ये हो गया टाइट्रेशन किसी भी तरह की हो सकती है, एसिड बेस रिडॉक्स या प्रेसिपिटेशन, इन सभी में भी अगेन पीएच का इंपॉर्टेंट रोल है। पर्टिकुलर पीएच मेंटेन नहीं रहेगा तो वो टाइट्रेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ये तो ये हुए ओल्ड या ट्रेडिशनल मेथड। मैं यदि बात करूं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स की, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स भी बहुत सारे, एक कंप्लीट लिस्ट है, लेकिन अब मैं ज्यादा लिस्ट की बात नहीं करूंगा। जैसा कि आपको पता होगा पीएच मीटर यूज किया जाता है स्पेसिफिक पीएच मेंटेन करने के लिए। पीएच मीटर बताता है कि पीएच कौन से कंपाउंड का कौन सा सॉल्यूशन या किसका पीएच कितना है। जैसा कि आपको पता है एचपीएलसी एचपीटीएलसी में मोबाइल फेज यूज होती है, मोबाइल फेज में स्पेसिफिक पीएच यूज करी जाती है। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटल मेथड में कंडक्टोमेट्री, वोल्टामेट्री, इन सभी में भी अगेन पीएच इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि ये पीएच मेंटेन नहीं करते तो हम उसका पर्टिकुलर एनालिसिस नहीं कर सकते। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट एनालिटिकल लैब में भी इसका बफर का इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद में आता है लास्ट, हमारा एनालिटिकल लैब हो गया। लास्ट आता है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट या फर्मेंटेशन। तो मैंने यहाँ फर्मेंटेशन वर्ड लिखा है। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फर्मेंटेशन प्रोडक्ट से हमें बहुत सारे एंटीबायोटिक, बहुत सारी ड्रग्स हमें मिलती है। तो यहाँ पे ध्यान देना, फर्मेंटेशन मीडिया में उसकी पीएच स्पेसिफिक होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर पीएच पे हमारा मीडिया में जो जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ
ग्रोथ एंश्योर होती है, मतलब मैं पर्टिकुलर पीएच रखूंगा तभी उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अच्छे से होगी। यदि अच्छे से ग्रोथ होगी तो हमें वो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। वो कौन सा हो सकता है, यहाँ पे पेनिसिलिन की बात करूं, चाहे मैं सिट्रिक एसिड की बात करूं, चाहे मैं विटामिन की बात करूं, एस्कॉर्बिक एसिड की बात करूं या डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की बात करूं, इन सभी का हमें प्रोडक्शन हमें फर्मेंटेशन या बायोटेक्नोलॉजिकली मिलता है। जैसा कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट, हमारे वैक्सीन की बात करूं, चाहे मैं सीरा की बात करूं, कोरोना वैक्सीन की बात करूं, इन सभी वैक्सीन का भी प्रोडक्शन कैसे होता है, वो होता है फर्मेंटेशन या बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट। उन सभी में भी हमें पीएच यदि हमने डिविएट किया तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब हमें बफर्स के द्वारा वो पीएच मेंटेन करेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से हमारे फार्मेसी में 7 एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिए। मैं अब दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। सॉल्युबिलिटी हो गया, कलर हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, पेशेंट कंफर्ट हो गया, ऑप्टिमाइजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी एनालिटिकल लैब में, और लास्ट वाला हमारा फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा फार्मेसी से रिलेटेड। अब अपन बात करते हैं इन सभी बाकी फूड इंडस्ट्री, डाइंग, प्रिंटिंग, मेटल, ग्लू मैन्युफैक्चरिंग और लेदर इंडस्ट्री की। ओके, अब अपन बात करते हैं किसकी, जिसमें अलग अलग इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो यहां पे मैं बात करूंगा फूड इंडस्ट्री की। फूड इंडस्ट्री में क्या होगा, फूड आइटम्स या फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ फूड एंश्योर की जाती है बाय मीन ऑफ यूजिंग डिफरेंट बफर सॉल्यूशंस। जिसका मैं आपको एग्जांपल की बात करूं तो जैसा कि पोटेशियम सिट्रेट यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव जनरली फूड आइटम्स में, ये आपको पता होगा। सोडियम सिट्रेट यूज किया जाता है जैम्स एंड जेलीज में। सिमिलरली कैल्शियम सिट्रेट यूज किया जाता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जो पीएच मेंटेन करता है, और पोटेशियम टार्ट्रेट यूज किया जाता है वाइन एंड ब्रेड प्रोडक्शन में। इस तरह से फ्रेंड्स डिफरेंट देखिएगा, इन सभी से पीएच मेंटेन करते हैं। वो पीएच मेंटेन कैसे करते हैं, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन यूज करते हैं, और इन सभी में क्या करते हैं, हमारा टारगेट रहता है फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी, मतलब वो फिजिकली का टेम्परेचर या सॉल्युबिलिटी से वो क्या करें, हमारा फूड खराब ना हो। केमिकल का मतलब वो पर्टिकुलर कोई रिएक्शन ना करे। माइक्रोबायोलॉजिकल का मतलब उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, मींस फर्मेंटेशन नहीं हो, मतलब वो सड़े नहीं। तो उसमें अपन डिफरेंट सॉल्ट्स यूज करते हैं एज ए बफर। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा, डाइंग इंडस्ट्री की बात आ रही है। नेक्स्ट हमारा डाइंग इंडस्ट्री में, मतलब डाइंग का मतलब हम बात कर रहे हैं कपड़ों से रिलेटेड की बात कर रहे हैं। कलरिंग ऑफ फैब्रिक का मतलब यहाँ पे कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है। उनको हम डिफरेंट कलर करते हैं, जैसा कि अपन कपड़े पहनते हैं, उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो मोनोसोडियम फोस्फेट अपन यूज करते हैं जनरली एसिडिक डाइज के लिए, और डाइसोडियम फोस्फेट यूज करते हैं अपन एल्कली डाइज के लिए। तो हम ये याद रखें कि एल्कली डाई के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, डाइसोडियम फोस्फेट। एसिडिक डाई के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, मोनोसोडियम फॉस्फेट। अगेन दे आर यूज्ड एज ए बफर। वो बफर हमने कैसा किया, परफेक्टली लिया कि नहीं लिया, वो डिपेंड करता है कि हमारी उस पर्टिकुलर फैब्रिक पे कलरिंग या डाई कैसे हुई। क्लियर। फिर आता है प्रिंटिंग में ध्यान दीजिएगा। प्रिंटिंग में आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटिंग में इंक यूज करते हैं, तो वो इंक की पीएच यदि परफेक्ट रहेगी तभी करेक्ट होगी प्रिंटिंग, मींस करेक्टनेस ऑफ प्रिंटिंग होगी। नहीं तो क्या होगा, कलर परफेक्टली नहीं आएगा, मींस पर्टिकुलर पीएच नहीं होगी पर्टिकुलर इंक कलर की, तो क्या होगा, वो परफेक्ट प्रिंटिंग नहीं आएगी। सिमिलरली मेटल की बात करते हैं, मेटल इंडस्ट्री में होता है, शायद आपको पता होगा, हम आइसोलेशन करें या प्यूरिफिकेशन करें या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करें मेटल्स की, वहां पे आपको पता होना चाहिए कि वहां पे पीएच मेंटेन करना ही पड़ता है। यदि हम पीएच मेंटेन नहीं करेंगे तो उस पर्टिकुलर मेटल का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, उसका आइसोलेशन नहीं हो पाएगा और उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं हो पाएगी। और जो भी आर्टिकल्स आपको जनरली मेटल्स के दिखते हैं वो प्यूरिफाइड मेटल से बना होता है। फिर एलॉइंग की जाती है, मिक्सिंग की जाती है डिफरेंट मेटल्स की। अगेन वहां पे पीएच मेंटेन करते हैं, वो मेटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ग्लू मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे पीएच पर्टिकुलर होगी तभी उसकी पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन रह पाएगी। यदि आपने
पीएच मेंटेन नहीं किया तो उस पर्टिकुलर ग्लू का कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रह पाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करें लेदर इंडस्ट्री की। लेदर इंडस्ट्री में देखिएगा, लेदर का मतलब चमड़ा कहेंगे हम हिंदी में। चमड़े की बात करें, चमड़े के आर्टिकल या लेदर के आर्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो वहां पे लेदर की जब टैनिंग की जाती है, डाइंग की जाती है, उसका टेक्सचर हमें चेंज करना होता है। तो इन सभी प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं लेदर प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो किस पे डिपेंड करता है? पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। और वो पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस हम किससे मेंटेन करते हैं? बफर सॉल्यूशन से। ये हो गया बफर सॉल्यूशन का सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन या रोल। जैसा कि आपको पता है, मैंने शुरू में डिस्कस किया था, फार्मेसी में, फूड इंडस्ट्री में, डाइंग में, प्रिंटिंग में, मेटल में, ग्लू में, लेदर इंडस्ट्री में। तो अपन बात करते हैं अब की इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ये सब चीजें डिस्कस कर चुके। तो मेन चीज आता है कि यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है गिव आइडियल प्रॉपर्टीज एंड डिस्कस, क्या कहेंगे? डिस्कस फार्मास्यूटिकल या रोल ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ बफर सॉल्यूशंस। तो यदि सिर्फ फार्मास्यूटिकल पूछा जाए तो फार्मेसी से रिलेटेड मैंने जो पॉइंट्स बताए थे वो सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करना है। जनरल यूज पूछा जाता है, यदि जनरल यूज पूछा जाता है तो आपको ये बाकी वाले पॉइंट्स भी कवर करने। इस तरह से यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा क्या? गिव द सिग्निफिकेंस और रोल या एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशंस। तो मैंने जितना वीडियो में बताया वो आपको पूरा का पूरा लिखना है। दूसरा, यदि फार्मास्यूटिकल बेस्ड आता है तो मैंने फार्मेसी से रिलेटेड पहला बताया था, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे थे, वो सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं। अब बात करता हूं मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस की। मैंने जो जो पॉइंट्स बताए उनमें से कोई सा भी दो पॉइंट उठा लेगा और क्वेश्चन पूछ लेगा क्या कि विच इज द एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। नीचे ऑप्शन होगा, तो यदि तीनों सही है तो ऑल ऑफ द अबव आंसर करना पड़ेगा, यदि तीनों ही गलत है तो नन ऑफ द अबव आंसर करना पड़ेगा, या पर्टिकुलर आंसर करेक्ट है तो वो करेक्ट करना पड़ेगा। या फिर कौन इस तरह से पूछा जा सकता है नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि विच इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो उस तरह से आप उनको आंसर चूज करना पड़ेगा। बेशर्त है आपको जितने मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे आपको पता होगा, तभी आप उसको आंसर को क्लियर कर पाएंगे। मेनली फार्मेसी की बात करूं तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड या डोजेज फॉर्म से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन जरूर बनता है, और वहां पे पेशेंट कंफर्ट पाता है वो क्वेश्चन जरूर बनता है। ये हो गया हमारा कौन सा बफर सॉल्यूशंस का सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन या रोल। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि चैनल को आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, ताकि आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्यों? जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपका बेल आइकन यदि इनेबल होगा तो इमीडिएटली अलर्ट मिल जाएगा और उससे आप आराम से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे प्लेलिस्ट लगी हुई है, यदि आपने वो नहीं देखी तो वो जरूर देखें, ताकि आपको जो सब्जेक्ट होगा वो जरूर पढ़ें। थैंक यू। मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वंस अगेन।